Now guys, we have got a very important topic which is difference between nominal and real GDP. आप इसको बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से सिखाऊंगा और फिर आगे फर्दर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वेल गाइस, सपोज एक इकोनॉमी में दो गुड्स बनते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हम यहाँ पर दो ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, 2018 एंड 2019। हम ये मान के चलेंगे दैट 2019 इज आवर करेंट ईयर एंड 2018 इज आवर बेस ईयर। माइंडेड, ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, इमीडिएट परचेज प्रीवियस ईयर, या कोई भी साल हो सकता है। आई कुड हैव टेकन 2010 हियर, आई कुड हैव टेकन 1990 हियर। वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का पॉपुलेशन का मेजरमेंट देखा जाए तो 1921 ईयर लिया जाता है एज अ ग्रेट डिवाइड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज करंट ईयर तो वही रहेगा जिस ईयर में आप हैं, लेकिन बेस ईयर कोई भी ईयर हो सकता है। यहां पर हम 2018 ले रहे हैं। अब मेरे बच्चों, बात करते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी की। पहले न्यूमेरिकली और फिर लॉजिकली इसके बारे में बात करेंगे। वेल गाइस, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी मेजर्ड एट द करेंट ईयर प्राइसेस ऑफ दैट ईयर पर्टिकुलर ईयर्स प्राइसेस। सो अगर मैं 2018 की नॉमिनल जीडीपी निकालूं बच्चों, तो जीडीपी क्या था डेफिनेशन? अभी आपने पढ़ा, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों, नॉमिनल जीडीपी, और आई एम जस्ट राइटिंग इट एज जीडीपी, इज 10 into 100 plus 20 into 200. So that's gonna be 1000, and that's gonna be 4000, and that's total 5000. So nominal GDP is that GDP which is measured at the current year prices. Well, 18 की GDP निकाल रहा हूं तो 18 का current year का प्राइस हमने लिया। अब अगर मैं नॉमिनल जीडीपी बच्चों 2019 की निकालता, तो अगेन आई एम राइटिंग जीडीपी हियर, इट वुड हैव बीन 20 into 150 plus 30 into 300. So 3000 plus 9000, टोटल 12000। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 2018 में नॉमिनल जीडीपी 5000 थी, लेकिन 2019 के अंदर यही नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 12000 हो गई है। वेल गाइस, अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की। वेल बच्चों, रियल जीडीपी में पहले 2019 से शुरू करूंगा। वेल, रियल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं विच इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं विच इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। तो बच्चों प्लीज फोकस, यहां पे मैं लिखता हूं रियल जीडीपी। अब यहां देखिए, पिछले साल का प्राइस गुड एक्स का था 10, और क्वांटिटी मैंने इस साल की ले ली है। गुड वाई पिछले साल का प्राइस था 20, और क्वांटिटी मैंने 300 लेनी है। तो अब आपके पास जो आया वो आया बच्चों 7500। ध्यान रखें, नॉमिनल जीडीपी में जब जीडीपी मेजर होगी तो वो उसी ईयर के प्राइसेस पर होगी, और रियल जीडीपी के अंदर जब जीडीपी मेजर होगी तो वो बेस ईयर के प्राइस पर होगी। अगर मैं यहां के रियल जीडीपी की बात करूं तो इसके रियल जीडीपी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई बेस ईयर है ही नहीं, तो इसमें ये सेम वैल्यूज ही आ जाती, एंड दैट वुड हैव बीन 5000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर हम कर क्यों रहे हैं, फायदा क्या है इसका, इससे मिलेगा क्या हमको? आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इससे फायदा क्या है। सो गाइस, आई वुड tell you that the best measure of GDP is called real GDP. Why? बेटा, with real GDP आप सिर्फ देखते हो कि आउटपुट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। विद नॉमिनल जीडीपी हो सकता है प्राइसेस ही बढ़े हो, आउटपुट ज्यादा ना बढ़ा हो। मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करता हूं वो भी आपको दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपको चॉकलेट बहुत पसंद है और आप 10 चॉकलेट खाते हो, और 10 रुपए की एक चॉकलेट है, यानी आपको 100 रुपए मिलते हैं, और आप सपोज पूरे के पूरे चॉकलेट पे लगा लेते हो और आपको 10 चॉकलेट उस पर मिल जाती है, क्योंकि एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है। नाउ सपोज आपकी इनकम बढ़कर 120 रुपए हो गई, ठीक है? तो अब लोगों ने बधाई देनी शुरू करी, वाओ आपकी तो इनकम 100 से 120 हो गई है, अब तो आप पहले से बेटर ऑफ हो गए होगे। आपको क्या लगता है, बेटर ऑफ हो गए होगे? मे और मे नॉट बी। अगर मैं कहूं चॉकलेट का प्राइस भी 10 से बढ़कर 12 रुपए हो गया, तो आप कहां बेटर ऑफ हुए? आपको तो अभी भी 10 चॉकलेट ही मिल रही है।
और खुदा ना खास्ता अगर चॉकलेट का प्राइस 10 से बढ़कर 20 रुपए हो गया है, तो इवन विद 120 इनकम विच इज मोर देन 100, आप 120 रुपए में अगर 20 रुपए की आपकी एक चॉकलेट हो गई है, तो 6 चॉकलेट आपको मिलेगी। चौबे जी छब्बे बनने गए और दूबे बनकर आ गए। आप बताइए फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? ये तो नुकसान हो गया। तो बेटा नॉमिनल कभी भी अच्छा मेजर नहीं होता, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हो सकता है सिर्फ प्राइस बढ़ने से बड़ा हो। इसलिए रियल जीडीपी को बेस्ट मेजर माना जाता है, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस तो आप कांस्टेंट ही ले रहे हो, पिछले साल के ले रहे हो। सिर्फ जो फर्क आएगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा? आउटपुट पर। और मैं आपको एक एग्जांपल से अभी सिखाता हूं, एक और एग्जांपल देंगे आपको, जिससे हम प्रूव करेंगे व्हाई नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ ग्रेट मेजर एंड रियल जीडीपी इज। नाउ बेटा, मैंने आपके लिए 3 सिनेरियोस लिए और यहां पर मैं अब ये मान के चल रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन की इकोनॉमी एक ही गुड बना रही है, गुड एक्स। तो सपोज 2018 में प्राइस था 10, क्वांटिटी 100, प्राइस था 10, क्वांटिटी 100, प्राइस था 10, क्वांटिटी 100। तो 2018 में नॉमिनल और रियल जीडीपी सेम ही रहेगी। क्यों? मैंने पिछले एग्जांपल में बताया 1000 1000 1000। 2019 मैं यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस ले रहा हूं टू पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट। सो 20 एंड 100, नॉमिनल जीडीपी 2000 और रियल जीडीपी क्या होता है 10 इंटू 100 1000। अब आप बताइए सही मायने में आप 1000 से 2000 डबल आपका जीडीपी हुआ है या सेम ही जीडीपी है? बताइए गाइस। सेम ही है, क्योंकि आउटपुट जो पहले 100 था अभी भी आउटपुट 100 ही है। यू हैव टू मेजर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट बेटा। तो अगर नॉमिनल जीडीपी देखोगे आप तो फिर लड्डू बांटने लगोगे कि अरे डबल हो गई जीडीपी। डबल कहां हुई? सिर्फ प्राइस डबल हुए हैं। और ये भी अभी प्रूफ करूंगा मैं कि ये आप कैसे इससे महंगाई का भी पता लगा सकते हो। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो। नॉमिनल जीडीपी 20 इंटू 80 1600, रियल जीडीपी 10 इंटू 80 800। तो अब आप बताओ पहले के मुकाबले तो बेकार हो गए आप, लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या कह रही है? आप पहले से अच्छे हो गए हो। आप तो पहले से बेकार हो गए हो, आउटपुट कम हो चुका है पहले से। तो रियल जीडीपी से पता चलेगा वो टोटल वैल्यू, आप पहले से ज्यादा अच्छे हो या बेकार हो गए हो। थर्ड वन, नॉमिनल जीडीपी 2400, रियल जीडीपी 1200। यहां पर आप बेटर हुए। क्यों? क्योंकि आउटपुट पहले से ज्यादा है। सो बच्चों, अब थोड़ा सा थ्योरी एस्पेक्ट देखेंगे बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। Well, when GDP is estimated on the basis of prices prevailing in the current year, it is called nominal GDP. हमने आपको पीछे एग्जांपल्स में भी सिखाया। When GDP is estimated on the basis of prices in the base year, तो बेस ईयर कोई भी हो सकता है, इमीडिएट पिछला साल भी हो सकता है या कोई और उससे पिछला साल भी हो सकता है। It is affected by both change in price and change in output, and it is affected only by change in output. Why? Because when we take real GDP, we actually take the price of the base year. So price is same with the base year. The only change which could be there is change in output. It does not reflect the true growth. It truly reflects the growth. मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स के थ्रू ये प्रूव भी किया है। इसको एक और नाम बोलते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। पेपर में इसको ऐसे भी आ सकता है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस बताइए, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बताइए, तब भी यही आंसर लिखना है। बस जीडीपी की जगह नेशनल इनकम लिख देंगे। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे आपको और मैं चाहूंगा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। Now guys, we have an example. Suppose we are taking data of 2003 and 2004 and we are assuming that two goods have been produced, milk and butter respectively. So in 2003 we've got 500 units or quantity of milk with price 2, butter 2000 with price 1, and we have some data for 2004 as well. So we are asked to find out two things here. First is find nominal GDP growth rate. Well guys, for A part, first of all, 2003, what should be the nominal GDP? Well, it should be 500 into 2 plus 2000 into 1, and that should be 3000. What about 2004? If I were to find out the nominal GDP, it should be 3 into 900, 2 into 3000, that should be 8700. Now, my question is find out the nominal GDP growth rate. So, first of all, we have to see what is the change in nominal GDP. Well, that is 5700. And now, we will find the nominal GDP growth rate. We can do that by having this change upon original, that is 3000 into 100, and our answer shall be 190%.
Well, for solving B part, which says we have to find out real GDP growth rate. For 2003, as we all know, the real GDP is gonna remain same, that is 3000. It is 2004, which should be interesting. Well, for real GDP for 2004, I'll take the price of 2003, that is 2, quantity of 2004, price again 2003, and quantity 4, and this is gonna be 4800. Now first of all, I have to find out the change in real GDP, that should be, friends, 1800. And now I want to find out the real GDP growth rate. Take this change upon original, that is previous year amount, into 100, and that should be the real GDP growth rate. Now guys, we want to find out GDP deflator. Well, GDP deflator को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली मेजर किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू मेजर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इससे ये पता लग जाता है कि इकोनॉमी में महंगाई कितनी आई है। मैं वो भी आपको अभी एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ मैं आपको दिखाता हूं जीडीपी डिफ्लेटर कैसे सॉल्व किया जाता है। वेल गाइस, 2003 का जीडीपी डिफ्लेटर, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन real GDP into 100, that is what I'm going to use. 3000 upon 3000 into 100, I'm going to be left with 100. What about 2004? Well, using the same formula, nominal GDP, if you remember, it was 8700. Real GDP was 4800, if I'm not wrong, into 100. This was 181.25. So calculate the GDP deflator for each year. We have done that. If we were asked change in GDP deflator, then the change in GDP deflator would have been 181.25 minus 100, 81.25. सो जैसा मैंने आपको बताया, जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताता है कि इकोनॉमी में महंगाई कितनी हुई है। देयर आर सो मेनी मेजर्स टू मेजर इन्फ्लेशन, बट जीडीपी डिफ्लेटर इज क्वाइट अ फेमस वन। आइए एक एग्जांपल से सिखाता हूं। सपोज दिस इज 2003, दिस इज 2004, प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 100, प्राइस इज 20, क्वांटिटी इज 100। सो अगर मैं आपसे बोलता कि आप यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी दोनों ही बताओ, तो आप यही कहते हैं नॉमिनल और रियल दोनों ही, इस केस में रह जाती 1000। इस केस में अगर मैं आपको कहता कि नॉमिनल जीडीपी बताइए, तो नॉमिनल जीडीपी रहती 2000, और व्हाट अबाउट रियल जीडीपी? वेल, 10 into 100,000। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं जीडीपी डिफ्लेटर की हेल्प से ये बता सकता हूं कि महंगाई कितनी हुई है। अभी दिखाते हैं आपको, फोकस। नाउ बेटा हम फोकस करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पर। 2004 के फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी, दैट इज 2000 अपॉन रियल जीडीपी, दैट इज 1000 इनटू 100 में नहीं कर रहा यहां पर, क्योंकि उससे परसेंटेज निकलेगी। ये आया 2 से हमारे पास आया। आप देखिए प्राइस 10 था, 10 से 20 हुआ, यानी डबल हुआ प्राइस। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग कि आपकी इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो डबल हो गए। इन्फ्लेशन जो है उसका एक्सटेंट है ये। आप कहोगे जी इंटू 100 क्यों नहीं लिया? आप ले सकते हो, उससे आप परसेंटेज निकाल लोगे। सो इन नटशेल, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जब आप उसी ईयर के प्राइसेस पर निकालें। रियल जीडीपी होता है जो बेस ईयर के प्राइस पर निकालें। रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाई? बिकॉज नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक्चुअली में बढ़ी हुई दिख सकती है, इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन आउटपुट। और मजे की बात है कि ये भी हो सकता है कि आपका करंट आउटपुट आपके बेस ईयर के आउटपुट से कम हो, लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिख रही हो। इसलिए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। आई होप मैं आपको ये अच्छे से सिखा पाया। नाउ गाइज, वी हैव गॉट वन मोर वेराइटी ऑफ अ न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट। X grows coconuts and catches fish. Last year he harvested 1500 coconuts and 600 fish. He values one fish as having a value equal to 3. This is going to be important. 3 coconuts. So he values one fish as having a value equal to 3 coconuts. Now he gave 300 coconuts and 100 fish to Y for helping him in work. So X set aside 200 fish for next year's harvest. It's like keeping aside a stock. So calculate X's income in terms of fish. Let's start. Guys, first of all, we will be writing about coconuts and fish. Well, total coconuts was 1500 and total fish was 600, right? Now, he gave away 300 coconuts to Y and 100 fishes to Y.
So he is now left with 1200 coconuts and 500 fishes. Now guys, he has set aside 200 fishes as stock. So this is stock. You can also say that he has saved these 200 fishes for future. So now he is left with 300 fishes and 1200 coconuts. Now what we want to solve is excess income in terms of fish. Well guys, these coconuts 1200 in terms of fish shall be equal to 400 fishes, because he values one fish as having a value equal to 3 and we want to calculate his income in terms of fish. So 1200 divided by 3, because of this condition, makes it 400 fishes. Now I'll be adding 500 fishes to it and my answer shall be 900. Now the question might pop up, which is, sir, why aren't you adding 300? Why you are adding 500? Well guys, his income is actually 500 fish if you just look from the point of view of fish. Though he has kept aside those 200 fishes as savings, you might say, or as stock for the next year, but he actually earned in this particular year 1200 coconuts or 400 fishes and 500 fishes. अब वो 500 फिशेस में से आगे क्या करता है, वो किसी को दान दे दे, स्टॉक रख ले, वो उसकी मर्जी, लेकिन कमाए तो उसने 500 ही थे in terms of fish. So 500 plus 400 in terms of fish, this guy's income shall be 900. Now guys, I have one more variety. Question says X buys a bond for rupees 400. He gets 436 after 1 year, in which 400 is the principal amount and rupees 36 is the interest. During the year, CPI rose from 150 to 162. Guys, CPI stands for Consumer Price Index. ये भी इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है, जस्ट लाइक जीडीपी डिफ्लेटर. वेल, इसके बारे में थ्योरी में मैंने नोट्स में दिया है, आप पढ़ सकते हैं. फिलहाल इसका इस्तेमाल क्या होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा. सो हमें बोला कैलकुलेट नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट. नाउ इफ एक्सपेक्टेड सीपीआई, और रादर इफ ही एक्सपेक्टेड, आई शुड राइट इफ he expected CPI to rose from 150 to 159, then calculate his expected real interest rate. Let's crack it. Well guys, if you see, you have got an interest of 36 over 400 deposit. So your nominal rate of interest shall be 36 upon 400, that is 9%. Well, you have purchased a bond for 400 and after 1 year you are getting 436, in which 400 is your principal amount and 36 is your interest. So your nominal rate of interest turns out to be 9%. Now look at this CPI. Well, it will be used to measure inflation. See, 150 to 162. So 12 bada into 1 upon 150 into 100. So that shall be 8%. This 8% guys is your inflation. Now, we all know real interest rate stands for nominal minus inflation. So, if I were to solve that, my real interest rate is 1%. अब आप आगे पढ़े तो वो कहते हैं मगर उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि सीपीआई 150 से 159 होगा. सो बेटा, आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या थी? वेल, यू थॉट कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रहेगी वो 6% रहेगी. व्हाई? बिकॉज यू थॉट, यू एक्सपेक्टेड दैट दिस सीपीआई विल increase from 150 to 159. So 9 upon 150 into 100. So what shall be the expected real interest rate in this case? Well, the formula says I minus pi e. So I is what? 9 and pi e is 6. So that's gonna be 3%. मैं दोबारा दोहरा दूं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट होती है, बिकॉज इसके हिसाब से ही एक इन्वेस्टर डिसीजन लेता है. अब इन दिस पर्टिकुलर केस he expected that he will end up getting 3% as real interest rate, but actually he ended up getting 1%. इसके अलावा भी अगर आपको डाउट लगता है, आप एक बार नोट्स पढ़ें मेरा और मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स ले सकते हैं. Now guys, this one has to be considered as one of the most important variety of numerical when it comes to solving national income. So in this question I have gross domestic private investment, also known as investment 40, interest 15, GNP 200,
current account balance minus 20. You must remember current account from my theory lecture equals to net exports plus NFP. Government expenditure 30, taxes 60, TR 20, factor income received from rest of the world 7, factor payment made to rest of the world 9. Now, we are asked to calculate consumption, net exports, GDP, NFP, private saving, government saving, national saving. Beta, I'll be solving all of that for you, not necessarily in the sequence given. For example, first I'm going to go for NFP. Well, NFP stands for factor income received from the world 7 minus factor income paid to rest of the world. That's 9. So that's minus 2. That's NFP. Second thing which I want to solve is this. We all know that GDP plus NFP is equal to GNP. So GDP I want to find out. NFP is minus 2. GNP is 200. So guys, our GDP shall be 202. What about NFP then? NFP we've got, net exports then. So guys, current account comprises of net exports plus NFP. Well, current account is given as minus 20. Right guys, net exports, well it was, we need to find out NFP is minus 2. So net exports is minus 80. I think so far so good. Now guys, we all know that GDP is equal to C plus I plus G plus NX. What is your GDP? Well, it is 202. C, that is consumption, we want to find out. Investment, it's given 40. What about government expenditure? Given 30. Net exports minus 18. Well guys, in order to solve it further, 202 is equal to 40, 70, 52. So C plus 52. So your consumption shall be 150. Now I have solved consumption, I have solved net exports, I have solved GDP, I have solved NFP. Now I will go for private saving, government saving and national saving. चलिए गाइस, अब मैं आपको सिखाता हूँ प्राइवेट सेविंग, उसको कैसे कैलकुलेट करें। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको डिराइव करके दिया हुआ है प्राइवेट सेविंग। यहाँ क्योंकि मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ विच इज वाई, दैट्स जीडीपी प्लस एनएफपी प्लस टीआर प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस कंजम्पशन, वाई जीडीपी। वेल इफ यू रिमेंबर, जीडीपी वाज 202 plus NFP it was minus 2 plus TR transfer receipt 20 plus interest 50 minus taxes 60, consumption was 150. Solving it further, 200, 220, 235 minus 190, I'm so sorry, minus 210, and that shall be 25. Guys, that's your private saving in this particular question. अब अगर आपको निकालना है गवर्नमेंट सेविंग्स, तो गाइस गो फॉर द फॉर्मूला T minus TR minus interest minus G. What about taxes? 60. What is TR? 20. What is interest? 15. What is government spending? 30. So 30, 50, 65. That comes out to be minus 5. So guys, अगर ये minus 5 है तो आप इसको गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट सेविंग ना बोलकर इसको नाम देंगे बजट डेफिसिट। तो अगर ये नेगेटिव में आ रहा है इट विल बी कॉल्ड एज बजट डेफिसिट। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा होता तो गवर्नमेंट सेविंग बोलते हैं या बोलते हैं बजट सरप्लस। What about national savings? Well guys, national saving के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते, हमें पता है that national saving is equal to private saving plus government saving. So 25 plus minus 5, our answer shall be 20. सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और जो मैंने पहले भी अभी आपको कराए हैं, मैंने अपने बुक में काफी सारे प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको अच्छे से कर लें। इसी के साथ आपका नेशनल इनकम अब खत्म होता है। प्लीज एमसीक्यूज भी ध्यान से कीजिएगा क्योंकि वो भी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।